प्रॉब्लम नंबर 54 में 0.32 ग्राम impure Ki was dissolved in 1.1 millimole of K2CrO4 and 25 ml of 5 normal H2SO4. Iodine formed was expelled off by boiling, and the remaining solution is mixed with excess of pure Ki and iodine liberated again. On titration required 14 ml of 0.1 normal hypo. Calculate percentage purity of original Ki sample. Now, an interesting problem. 0.32 gram of some potassium iodide sample. 0.32 grams of potassium iodide Ki sample जो कि प्योर है, जिसमें हमको परसेंटेज Ki निकालना है. इस तरह का कोई इम्प्योर Ki सैंपल है 0.32 ग्राम. इसमें क्या करा, 1.1 मिलीमोल K2CrO4 डाल दिया. 25 ml 5 नॉर्मल H2SO4 सिर्फ एसिडिक मीडियम बनाने के लिए डाला गया है. इतना K2CrO4 डाल दिया. कौन सा ज्यादा है एकदम अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, Ki है या K2Cr2O7 है, ये एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे प्रॉब्लम को जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. जो भी कुछ Ki है उसमें K2Cr O4 डाला और रिएक्शन होगी. क्या रिएक्शन होना है, सबसे पहले रिएक्शन सोच के लिख दी जाए. K2CrO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में हमेशा ऑक्सीडाइज करता है. आयोडाइड आयन को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा और स्वयं रेड्यूस हो जाएगा Cr3+ में. इस तरह से जितना K2CrO4 या जितना Ki है, उस Ki की ऑक्सीडेशन से K2CrO4 के रिडक्शन से वहां पर आयोडीन लिबरेट हुआ. अब जो भी कुछ आयोडीन लिबरेट हुआ उसको बॉइल करके, उबाल के, जो आयोडीन होता है वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, उबालने से उड़ जाता है, ये आयोडीन को बॉइल करके उड़ा दिया गया. अब जो सॉल्यूशन बचा उसमें एक्सेस Ki डाल दिया और I2 बन गया. इधर से समझ में आ जाता है कि सॉल्यूशन के अंदर K2CrO4 अनरिएक्टेड बचा है. अनरिएक्टेड K2CrO4 इस सॉल्यूशन के अंदर है. इसका मतलब Ki इधर लिमिटिंग रिएजेंट रहा है. पूरा का पूरा Ki K2CrO4 से रिएक्ट कर गया. K2CrO4 के जो 1.1 मिलीमोल है यह एक्सेस में है. इसने सारे Ki को ऑक्सीडाइज कर दिया I2 में और स्वयं कुछ बचा रह गया. यह जो भी कुछ K2CrO4 बचा रह गया, इसने फिर जो एक्सेस Ki डाला उससे रिएक्ट करा. अब एक्सेस Ki डालने पर इस बार लिमिटिंग रिएजेंट K2CrO4 है, क्योंकि जो बचा K2CrO4 है वो थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में है, कम मात्रा में. तो लिमिटेड अमाउंट में जो K2CrO4 बचा है, जो पहली रिएक्शन के होने के बाद में बचा रहा, उसने एक्सेस Ki से रिएक्ट करा और फिर आयोडीन बना. अब यह जो आयोडीन बना है, इस आयोडीन ने फिर हाइपो से रिएक्शन करी है. दिस आयोडीन रिएक्ट विथ हाइपो लाइक दिस. हमें रिएक्शंस सारी पता है. अब प्रॉब्लम की यह सारी बात समझने के बाद अब यह प्रॉब्लम बिल्कुल सरल है.
जरा सोचिए कि यह हाइपो के कितने इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो कितने हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml करा तो यह मिली इक्विवेलेंट हो गया। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml तो यह मिली इक्विवेलेंट हो गया। इतने मिली इक्विवेलेंट हाइपो के हैं, तो इतने ही मिली इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन, यह आयोडीन के इक्विवेलेंट होने चाहिए। मतलब यह आयोडीन के इक्विवेलेंट इस K2Cr अनरिएक्टेड K2CrO4 में एक्सेस Ki डालने पर आयोडीन के इतने इक्विवेलेंट मिल रहा है। मतलब दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ अनरिएक्टेड K2CrO4। इतने इक्विवेलेंट अनरिएक्टेड K2CrO4 इधर है। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ अनरिएक्टेड K2CrO4, क्योंकि इसी अनरिएक्टेड K2CrO4 के इक्विवेलेंट से एक्सेस Ki रिएक्ट कर रहा है और वहां पर आयोडीन लिबरेट हो रहा है, फिर यह आयोडीन इतने इक्विवेलेंट हाइपो कंज्यूम कर रहा है। अब मैं कहता हूं इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ K2CrO4 कितने हैं? इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ K2CrO4 इज 1.1 into 3 मिली इक्विवेलेंट। इनिशियली 1.1 मिलीमोल लिया, नंबर ऑफ मिलीमोल इंटू इट्स ABCNV फैक्टर। इतने इनिशियली मिली इक्विवेलेंट K2CrO4 के लिए नंबर ऑफ मिलीमोल इंटू 3, दिस मच मिली इक्विवेलेंट। अब इतने मिली इक्विवेलेंट K2CrO4 में जब Ki डाला तो फिर इतने मिली इक्विवेलेंट K2CrO4 बचा। हाउ मेनी मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2CrO4 रिएक्टेड? मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2CrO4 रिएक्टेड कितने मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करे? 3.3 इनिशियली थे और बचे हुए कितने रहे? 1.4। इतने मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करा। There is a milli equivalent of K2CrO4 that is reacted with this Ki. Hence, this is the milli equivalent of Ki in this sample. इस सैंपल में इतने ही मिली इक्विवेलेंट Ki है। Now, यदि इतने मिली इक्विवेलेंट Ki है, then weight of Ki निकल जाएगा। Weight of Ki is मिली इक्विवेलेंट ऑफ Ki कितना हुआ? 3.3 माइनस 1.4, 2.3, 1.9। मिली इक्विवेलेंट मींस डिवाइडेड बाय 1000 भी कर दिया तो इतने इक्विवेलेंट हो गया। दिस मच इक्विवेलेंट इनटू इट्स इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना है? आयोडीन का 127 प्लस 39, 166। This is the weight of Ki. This much grams. Percentage Ki निकल जाएगा। Percentage Ki is the weight of Ki upon total weight into 100. This percentage Ki. Solve it in order to get the answer. Then I start attempting 58th problem. इस प्रॉब्लम को एक और बार मैं समझाऊंगा। सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या हो रहा है इसे एक और बार सुने। 0.32 ग्राम सम इम्प्योर सैंपल ऑफ Ki लिया था जिसका हमें परसेंटेज निकालना है। इसमें 1.1 मिलीमोल K2CrO4 डाल दिया। 25 ml 5 नॉर्मल H2SO4 सिर्फ एसिडिक मीडियम बनाने के लिए, इसका बाकी कोई रोल नहीं, सिर्फ एसिडिक मीडियम बनाने। अब यहां तक पढ़ने पर हमें कभी समझ में नहीं आएगा कि इसमें Ki लिमिटिंग है या K2CrO4 लिमिटिंग है। इसमें कौन सा पूरी तरह रिएक्ट करेगा, कौन सा बचेगा, ये हमें कभी समझ में इस स्थिति पर तो आ ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, अभी इस सवाल को हम दिमाग में ही रखेंगे। हमें बस यह रिएक्शन पता है कि इनके बीच में ऐसी कोई रिएक्शन होगी, और उन्होंने आगे मेंशन भी कर दिया, द आयोडीन सो फॉर्म्ड वाज एक्सपेल्ड ऑफ बाय बॉइलिंग।
इस तरह से जो आयोडीन बनी उसको बाहर पूरी तरह से निकाल दिया गया बॉईल करके, और जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में एक्सेस KI डाल दिया, और उससे जो आयोडीन लिबरेट हुई उससे 40 ml 0.1 नॉर्मल हाइपो से रिएक्ट कराया। तो हमको समझ में आ जाता है कि अब इस रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन में KI यदि बचा रहता है तो कुछ आगे हो ही नहीं सकता जो उन्होंने दे रखा है। जो भी कुछ हो सकता है वो तभी हो सकता है जब K2CrO4 अनरिएक्टेड बचा रह जाए। अनरिएक्टेड K2CrO4 बचा रहा होगा, उसमें ढेर सारा जब KI डाला तो जितना K2CrO4 अनरिएक्टेड था उतनी आयोडीन बन गई और उस आयोडीन को हाइपोसेटाइटेट करा दिया। इन्वॉल्व रिएक्शन सबसे पहले लिख दी जानी चाहिए। इस रिएक्शन को कभी दिमाग में नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपने आंसर शीट पर जरूर लिखना चाहिए, भले ही आपको अच्छी तरह से याद हो। हमको क्या होता है कि जब चीजें हमको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती है ना, जब अच्छी तरह से पता हो जाती है, जब हमें उनको लिखने की जरूरत नहीं लगती है तो हम एग्जाम में भी उनको नहीं लिखते, हम डायरेक्टली ये सब काम करने लगते हैं, और दैट इज अ रॉन्ग टास्क। मुझे पता है सब कुछ, लेकिन यदि मैं यह नहीं लिखूं और डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने लगूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में कोई मार्क्स नहीं मिलते। आपको चीज अच्छी तरह से ही पता है, लेकिन जो जरूरी स्टेप है उसका हमेशा आप लिखेंगे। इस तरह से यह लिखने के बाद अब हम कहते हैं कितने इक्विवेलेंट हाइपो के कंज्यूम हुए। हाइपो के इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, इतने मिली इक्विवेलेंट। यह हाइपो के जो मिली इक्विवेलेंट है यह आयोडीन से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इतने ही इक्विवेलेंट वहां पर आयोडीन है। अब यह आयोडीन अनरिएक्टेड K2CrO4 के द्वारा लिबरेट हो रही है, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ अनरिएक्टेड K2CrO4। अनरिएक्टेड वेट ऑफ K2CrO4 निकाल लेने के बाद वी डिटरमाइन इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ K2CrO4, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एबीसी फैक्टर। इनिशियल K2CrO4 की जो भी कुछ इक्विवेलेंट है माइनस जो बचे हुए हैं वह मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करे। जितने मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करे वह KI से रिएक्ट करे हैं, मतलब इतने ही मिली इक्विवेलेंट KI के। मिली इक्विवेलेंट ऑफ KI निकालने के बाद इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। KI ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन, एबीसी फैक्टर KI के लिए 1 है, तो जो भी कुछ मॉलिक्यूलर वेट है वही इक्विवेलेंट वेट भी होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर है। वेट ऑफ KI आ गया, वेट ऑफ KI इन ग्राम्स आ गया। मिली इक्विवेलेंट को पहले 1000 से डिवाइड करके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट, वेट इन ग्राम्स हो गया। वेट इन ग्राम्स अपॉन टोटल वेट इनटू 100 परसेंटेज KI हो गया। सॉल्व करें, आंसर लाए। 58 प्रॉब्लम पढ़े, फिर 58 प्रॉब्लम करूंगा मैं। Iodic acid react with aqueous solution of sulfur dioxide according to this reaction. 2HiO3 react with 5SO2 4H2O to give you 5H2SO4 plus I2। आयोडिक एसिड H2SO सल्फर डाइऑक्साइड के साथ यह रिएक्शन देती है। बैलेंस रिएक्शन इज गिवन, मोल कंसेप्ट लगाएंगे हम। 20 ml of solution of iodic acid of unknown normality was allowed to react with excess of a solution of SO2. The X, जब यह रिएक्शन होगी तो वहां H2SO4 बनेगा, H2SO4 बनेगा, साथ में आयोडीन बनेगा और कुछ एक्सेस SO2 बचा रह जाएगा। The excess of SO2 and I2 were removed by heating from the solution. इनको हीट करके रिमूव कर दिया गया और सॉल्यूशन बना लिया गया। And for the remaining solution 35.5 ml of 0.16 normal NaOH were used up for neutralization. Calculate the amount of HiO3 present in per liter. इसका ग्राम्स
पर लीटर बताने की जरूरत है। अब देखिए, एक बात और हम जानते हैं, जो प्रॉब्लम में दे रखा है 20 ml HiO3 का सैंपल लिया, 20 ml HiO3 में खूब सारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करी, एक्सेस में पास करी। जब HiO3 में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, पानी वहां पर ऑलरेडी खूब सारा होता ही है, H2SO4 बन जाएगा, आयोडीन बन जाएगा, H2SO4 बना और आयोडीन बना, और कुछ वहां पर अनरिएक्टेड एक्सेस SO2 डिसॉल्व हो जाएगी। अब आयोडीन और SO2 को जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, जब सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे तो ये एस्केप कर जाएंगे, उड़ जाएंगे बॉईल करने पर। अब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ H2SO4 और पानी बचेगा, जिसमें पानी से हमें कोई मतलब नहीं है, H2SO4 से मतलब। इस H2SO4 को फिर NaOH से टाइट्रेट करवाया गया, और H2SO4 के NaOH से रिएक्शन भी इधर लिख देता हूं। H2SO4 always react with 2 NaOH to give you Na2SO4 and H2O। मैंने बैलेंस रिएक्शन ही लिखी है, क्योंकि एक रिएक्शन बैलेंस जो दे रखी है, दूसरी रिएक्शन भी बैलेंस करके लिखी, जिससे कि मोल कंसेप्ट में कंफर्टेबली लगा सकूं। प्रॉब्लम को मोल कंसेप्ट से लगाना बहुत आसान दिख रहा है मुझे। देखिए, अब मैं कहता हूं नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ NaOH। नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ NaOH, क्योंकि NaOH का जो एसिडिटी है वह 1 है। एसिडिटी फॉर NaOH इज 1, हेंस AbCNV फैक्टर 1 हुआ। नाउ मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन AbCNV, तो जो उसकी नॉर्मेलिटी है वही उसकी मोलैरिटी भी हो गई। अब मैं कहता हूं मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं? मोल्स ऑफ NaOH है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, दिस इज मोल्स ऑफ NaOH। इतने मोल्स ऑफ NaOH कंज्यूम्ड, इतने मोल्स NaOH के कंज्यूम हो रहे हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। और यह NaOH के मोल्स किसके लिए कंज्यूम हो रहे हैं? सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 के लिए। तो हम H2SO4 के मोल्स निकाल सकते हैं। देखिए, 2 मोल ऑफ NaOH कंज्यूम 1 मोल ऑफ H2SO4। A mole of NaOH should consume half mole of H2SO4, and this much moles of NaOH should consume, यह जो moles of NaOH है, they should consume into half this much moles of H2SO4. This is moles of H2SO4 formed. देखिए, 2 मोल NaOH 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, 1 मोल NaOH आधे मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। इतने मोल NaOH यदि रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां पर इसके आधे मोल H2SO4 के होने चाहिए। इस सॉल्यूशन में इतने मोल्स H2SO4 के होने चाहिए। इधर से इधर तक सिर्फ आयोडीन SO2 को हटाया गया, मतलब इतने मोल्स H2SO4 बन रहे होंगे। पहली रिएक्शन के द्वारा इतने ही मोल्स H2SO4 के बन रहे होंगे, निश्चित है। There is the moles of H2SO4 formed by first reaction. अब देखिए, इससे हम मोल्स ऑफ HiO3 कैसे निकालेंगे। 5 मोल H2SO4 बनता है 2 मोल HiO3 से। 5 मोल H2SO4 बनता है 2 मोल HiO3 से। 1 मोल H2SO4 बनेगा 2 मोल HiO3 से, 2/5 मोल HiO3 से। 5 moles of H2SO4 are produced from 2 moles of HiO3. A mole of H2SO4 would be produced from 2/5 moles of HiO3. And this much moles of H2SO4 would be produced from 35.5/1000 into 1/2. 5 मोल बनते हैं 2 मोल से, 1 मोल बनेगा 2/5 मोल से, और इतने मोल्स बनेंगे into 2/5 moles of HiO3. This is moles of HiO3 per 20 ml. 20 ml में इतने मोल्स HiO3, तो 1 लीटर में कितने मोल्स HiO3 होंगे? 1 लीटर में, या 20 ml में मोल्स ऑफ HiO3 है, तो 1 लीटर में होंगे 2/5 into 0.16 into 35.5 upon 1000 into. This is the moles of HiO3
in 20 ml. Each ml would contain this much mole, while 1000 ml would contain 1 लीटर में इतने मोल्स होंगे. This is the moles in 1 liter into molecular weight. This is grams per liter of HiO3. मैं एक और बार प्रॉब्लम को समझाऊंगा. पहले तो उन्होंने एक डेटा दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है. 2 moles of HiO3 react with 5 moles of SO2 and 4 moles of H2O to give you 5 moles of H2SO4 and I2A. एक बैलेंस्ड रिएक्शन. इस बैलेंस रिएक्शन को देखकर हम जरा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मोल कंसेप्ट लगा सकेंगे और कंफर्टेबली लगा सकेंगे. फिर उन्होंने कहा 20 ml HiO3 का सैंपल लिया, इसको ढेर सारी SO2 गैस के साथ पास करा, ऊपर वाली रिएक्शन हो जाएगी, H2SO4 बन जाएगा. जितना HiO3 है उसी के हिसाब से H2SO4 बनेगा, आयोडीन बनेगा, SO2 बनेगा. आयोडीन और SO2 को उबाल के उड़ा दिया. अब जो H2SO4 है उसको हम गर्म करके ये निकाला और सॉल्यूशन H2SO4 का, प्योर H2SO4 का सॉल्यूशन ले लिया. अब इसमें पानी और H2SO4 है बस. इसको NaOH से टाइट्रेट करा तो 0.16 नॉर्मल 35.5 ml NaOH कंज्यूम हुआ. जो रिएक्शन होनी है वो मैंने लिख दिया. H2SO4 react with 2 NaOH to give you Na2SO4 and twice H2. यह रिएक्शन वहां पर होनी. अब चूंकि दोनों रिएक्शन, सिंस वी हैव गॉट बैलेंस्ड रिएक्शन, बोथ द इन्वॉल्व रिएक्शन आर बैलेंस्ड, तो मोल कंसेप्ट लगाना सबसे सरल समझता हूं और मोल कंसेप्ट ही लगाता हूं. तो ये नॉर्मेलिटी जो है ना उसको मोलारिटी में कन्वर्ट कर दिया, NaOH की नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में. मोलारिटी ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, दिस इज द मोल्स ऑफ NaOH कंज्यूम्ड. यह जो मोल्स ऑफ NaOH कंज्यूम्ड है ये H2SO4 के लिए कंज्यूम हो रहे हैं, तो इधर से मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लिया मोल कंसेप्ट लगाते हुए. मोल्स ऑफ H2SO4 जितने आए वह पहली रिएक्शन से आ रहे हैं, तो पहली रिएक्शन में मोल कंसेप्ट लगाते हुए ये समझ लिया कि कितने मोल्स HiO3 रहे होंगे 20 ml सैंपल में. 20 ml सैंपल में मोल्स ऑफ HiO3 निकालने के बाद में मैंने अपॉन 20 into 1000 करके मोल्स ऑफ HiO3 इन 1 लीटर और ग्राम्स ऑफ HiO3 इन 1 लीटर यह निकाल दी. सॉल्व इट, गेट द आंसर. 60th प्रॉब्लम अटेम्प्ट. चलिए 60th प्रॉब्लम का डालता हूं. (0.3521 ग्राम मिक्सचर ऑफ KMnO4 and K2CrO4 were treated with excess Ki in acidic medium and liberated iodine required 25 ml of 0.32 normal hypo. Based on this data, we need to determine percentage of मैंगनीज. सबसे पहले इन्वॉल्व रिएक्शन मैं इधर लिख देता हूं. KMnO4 एक्सेस Ki को ऑक्सीडाइज करता है एसिडिक मीडियम में, देता है आयोडीन और Mn2+. K2CrO4 रिएक्ट करता है Ki के साथ एसिडिक मीडियम में, देता है आयोडीन और Cr3+. अब उन्होंने कह दिया है 0.3521 ग्राम्स ऑफ KMnO4 K2CrO4 का मिक्सचर है, एक्सेस Ki के डालने पर आयोडीन से रिएक्ट करा. अब देखिए मैं सिंपल सी बात कहता हूं, इसमें बेस्ट तरीका होगा, बेस्ट मेथड होगा कि आप इसमें X मोल KMnO4 कह दो और Y मोल K2CrO4 कह दो. X मोल KMnO4 और Y मोल K2CrO4 और इक्वेशन बनाओ. पहले तो वेट बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी. KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट है 158, तो 158 इंटू एक्स, दिस इज द ग्राम्स ऑफ KMnO4.
K2CrO4 का मॉलिक्यूलर वेट कोई बताएगा मुझको, किसी ने कैलकुलेट करा हो पता हो तो। K2CrO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? K2CrO4 का मॉलिक्यूलर वेट एनीबॉडी? 194। तो 194 into Y. This is the weight of K2CrO4 and this is equal to 0.3521 grams. एक इक्वेशन यह बन जाती है, x mole of KMnO4, number of weight in grams equal to number of moles into molecular weight. Weight in grams equal to number of moles into molecular weight. Weight in grams of KMnO4, weight in grams of K2CrO4, there is a total weight in grams. एक इक्वेशन यह बन जाती है। अब दूसरी इक्वेशन, KMnO4 के लिए ABCNV फैक्टर 5 है, K2CrO4 के लिए ABCNV फैक्टर 3 है। तो इसके जो x मोल होंगे वह 3x इक्वलेंट 5x इक्वलेंट के बराबर होंगे और इसके जो y मोल होंगे वह 3y इक्वलेंट के बराबर होंगे। टोटल इक्वलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is 5x plus 3y. This is the total equivalent of oxidizing agent. Hence, this must be the equivalent of oxidized product. इतने ही equivalent oxidized product के होने चाहिए. And this is the equivalent of iodine. क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 भी और K2CrO4 भी है, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 के इक्विवेलेंट है 5x, K2CrO4 के इक्विवेलेंट है 3y। दिस इज 5x plus 3y. This is the total equivalent of oxidizing agent. Hence, this must be total equivalent of oxidized product. और इतने टोटल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट आयोडीन के हो गए। और जितने इक्विवेलेंट आयोडीन के हैं उतने ही इक्विवेलेंट हाइपो के होने चाहिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। टू इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, यू कैन ऑलवेज सॉल्व देम इन ऑर्डर टू गेट x. x is moles of KMnO4. This x is moles of KMnO4. मोल्स ऑफ KMnO4, x इसके लिए सॉल्व करो और यही मोल्स ऑफ मैंगनीज होगा। सो वेट ऑफ मैंगनीज इज, मैंगनीज का एटॉमिक वेट क्या है? कुड एनीबॉडी टेल मी? क्या आप में से कोई भी? मैंगनीज का एटॉमिक वेट क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ मैंगनीज 55. वेट ऑफ मैंगनीज इज 55 into x and percentage of manganese is 55x by total weight 0.3521 into 100. This percentage manganese. Solve it in order to get the answer. 61st प्रॉब्लम करेंगे उसके बाद। मैं एक और बार इसे समझाता हूं। अटक जाते हो कई बार आप, एकदम से क्लिक नहीं करता है कि ऐसा कर देना चाहिए। 0.3521 ग्राम्स KMnO4 और K2CrO4 का सैंपल है, जिसमें ढेर सारा Ka डाल दिया एसिडिक मीडियम में, जो भी कुछ आयोडीन बना उसको 25 ml 0.32 नॉर्मल साथ ऐड करा। परसेंटेज मैंगनीज बताओ। हमेशा पहले इस तरह का ट्री बना लो। अच्छी प्रैक्टिस हो जाने के बाद जिस तरह से एकदम से मुझको क्लिक होता है, इस तरह से आपको भी क्लिक होने लगेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। पहले ही बता चुका हूं, इस पूरे कंसेप्ट को सीखने समझने के लिए कम से कम 50 सवाल करना जरूरी है और क्लास ही क्लास में कम से कम 50 सवाल मैं कराऊंगा, जिससे ये चीजें सारी अच्छी तरह समझ में आए। मैंने डिसाइड कर लिया, चूंकि वेट दे रखा है और इक्विवेलेंट आगे निकल सकते हैं, मैं डिसाइड कर लिया कि लेट्स डिफाइन नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वह नंबर ऑफ मोल्स में डिफाइन करें। x मोल KMnO4 के डिफाइन कर दें, y मोल K2CrO4 के डिफाइन कर दें। x मोल KMnO4 से वेट ऑफ KMnO4 निकल गया, y मोल K2CrO4 से वेट ऑफ K2CrO4 निकल गया। टोटल वेट ऑफ KMnO4 टोटल वेट ऑफ K2CrO4 इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सब्सटेंस निकल गया। x मोल वुड बी इक्वल टू 5x इक्विवेलेंट, y mole would be equal to 3y equivalent.
क्योंकि ABCNB फैक्टर रिएक्शन मैंने पहले लिख दी। इतने इक्वलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हैं, टोटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इतने इक्वलेंट है, तो इतने ही इक्वलेंट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, मतलब इतने ही इक्वलेंट आयोडीन के। इन दैट केस इतने ही इक्वलेंट हाइपो के कंज्यूम होना चाहिए, तो इक्वलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ हाइपो हो गया। एक्स के लिए सॉल्व कर सकते हो, एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए, मोल्स ऑफ KMnO4 एक्स हो जाएगा और उतने ही मोल्स मैंगनीज के, मोल्स ऑफ मैंगनीज इनटू इट्स एटॉमिक वेट, दैट इज वेट इन ग्राम्स, परसेंटेज मैंगनीज निकाल लीजिए। दैट इज 60th प्रॉब्लम। 61st प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद। 61st प्रॉब्लम भी इंटरेस्टिंग है। मोर सॉल्ट होता है FeSO4 NH4 whole twice SO4 6H2O. This is more salt.